कहते हैं विद्या विनय देती है और यही विनय मनुष्य को महान बनाता है। शिक्षा ही वो दीप है जो हमारे जीवन को आलोकित करता है और हमें जिम्मेदार, बेहतर और अधिक संवेदनशील व्यक्ति बनाता है। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है और शिक्षा देने वाले शिक्षकों का स्थान हमेशा जीवन में सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। नमस्कार, अलबेलो राजस्थान में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनीशा सिंह। मेरी ओर से भी नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रणय भारद्वाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। अनीशा ने शिक्षा की बात की, शिक्षा के क्षेत्र की बात की। हमारा राजस्थान भी अब शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन गया है, जहां अनेक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं और यहां से निकलने वाले विद्यार्थी पूरी दुनिया में राजस्थान की साख को बढ़ा रहे हैं। क्या नया परिवर्तन हुआ है, क्या नई शिक्षा नीति आई है, इस पर हम बात करते आए हैं। लेकिन आज एक ऐसी विभूति हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरे देश भर में जिस तरह से शिक्षा के महत्व को जाना है और अपने विद्यार्थियों को आने वाले मार्ग की ओर प्रशस्त किया है, उनका मार्गदर्शन किया है, उनसे हम बात करेंगे। तो आइए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं अलबेलो राजस्थान में कुलगुरु महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के आचार्य मनोज दीक्षित जी का। बहुत बहुत स्वागत मनोज दीक्षित साहब आपका अलबेलो राजस्थान। बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीक्षित साहब, आपका जो अनुभव है वो बहुत विराट रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपके बचपन से की जाए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा का दौर कैसा रहा, आपका बचपन कैसा बीता, कैसे आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अपना जो करियर है वो बनाने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि बचपन में मैं एक यायावर की भांति भटका। अच्छा। पिताजी ऐसे जॉब में थे कि वहाँ ट्रांसफ़र्स बहुत होते थे जी, और हम साथ रहते थे। तो मुझे ये अब मैं अगर पीछे घूम के देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने अपनी 10वीं क्लास तक लगभग 10 जगहों में पढ़ाई की और हर क्लास लगभग अलग जगह से करने को शुरुआत में व्यवस्था थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस मेरी जीवन का सबसे बड़ी पूंजी मुझे बन गई कि मुझे विविधताएं कभी परेशान नहीं करती रहीं, क्योंकि मैं हमेशा अलग पढ़ता रहा। मेरे प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से प्रारंभ हुई, महाराणा प्रताप शिशु शिक्षा विहार से। तो अगला क्लास हमें एक छोटे से गांव में पढ़ने को मिल गया। तीसरा क्लास हमें एक कॉन्वेंट स्कूल में, जिंदगी का अकेला कॉन्वेंट स्कूल मुझे उस समय तत्कालीन फैजाबाद और वर्तमान अयोध्या में करने को मौका मिला। उसके बाद हम कभी बांदा गए, कभी गोरखपुर गए, कभी सीतापुर गए, कभी लखीमपुर गए। अल्टीमेटली 21 वर्ष की उम्र में मैं लखनऊ पहुंचा ग्रेजुएशन के लिए और वहाँ से स्थायित्व तो आया। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जॉब और रिटायरमेंट तक लगभग मैं लखनऊ के आसपास ही रहा और वो मेरी शिक्षा को पूर्णता देती रही। विविधताएं मुझे कभी परेशान नहीं करती थी। जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चॉइस लखनऊ ही जाकर बनी जी, क्योंकि उस समय विभिन्न विषयों में जो पढ़ाई हो रही थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इसलिए आकर्षित करता रहा कि एक तो वो देश का पहला और सबसे पुराना लोक प्रशासन का विभाग था जी, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रारंभ हुआ था। हम पहली जनरेशन के लोग थे और हम लोगों ने बहुत काम किया था उस जगह पे। वो बड़ा आकर्षित करता था कि एक ऐसे विषय को पढ़ें जहाँ काम करने का भी आनंद आए, केवल पढ़ाई नहीं जी। और वो आकर्षण मुझे वहाँ खींच ले गया। सौभाग्य से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप भी किया, मुझे वहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और उसके बाद वहीं मुझे जॉब का ऑफर मिला। तो वो मुझे एक तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे अपना लिया और मैंने उसे अपना लिया और बाकी ज़िंदगी आराम से उसके साथ ही कटी। जी जी जी। बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन लिया मैंने। अपनी पीएचडी जब कर रहा था तो मुझे पर्यटन, जो उस समय उभरता हुआ एक एक्टिविटी थी, विषय तो बाद में बना, उससे इंटरेक्शन हुआ। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर काम किया। अच्छा अच्छा। और उसने मुझे टूरिज्म से जोड़ दिया जी। और 1992 में जब टूरिज्म की पॉलिसी आई और टूरिज्म की शिक्षा प्रारंभ हुई तो मैं पहली जनरेशन के शिक्षकों में से भी जुड़ा और पर्यटन और लोक प्रशासन दोनों के साथ आगे की यात्रा मेरी चलती रही और दोनों में मैंने बहुत काम किया। जी जी। दीक्षित साहब, आप कुलगुरु के रूप में एक विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं और कई विश्वविद्यालय में आप रहे हैं। जब विश्वविद्यालय में आप कुलगुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही बात है कि कोई ना कोई विद्यार्थी अपनी बात लेके आप तक आता होगा, आपसे मन की बात कहता होगा। तो ऐसे में आपको अपने विद्यार्थी जीवन के कुछ प्रसंग अवश्य याद आते होंगे और वो कहीं ना कहीं मन को गुदगुदाते होंगे। कोई एक प्रसंग जो आपको अक्सर याद आता है? आप प्रसंग तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे जैसा कि घूमने फिरने की ज़िंदगी रही जी। तो लेकिन कुछ शिक्षक मुझे आज भी याद आते हैं। अच्छा, मेरे जी। प्रोफेसर स्वर्गीय शशि रंजन तिवारी सर का जरूर नाम लूँगा। जी।
वो एक टीचर कम फिलोसोफर थे, एक मुझे लगता था कि वो दार्शनिक अधिक हैं जी, लेकिन उसमें उनके अंदर वात्सल्य भाव बहुत था, डांटते भी बहुत थे जी, और अक्सर वो भूल जाते थे कि कौन है सामने वाला। हाँ, मुझे वो नौकरी करने के 2 साल बाद तक डांटते रहे। अच्छा, और मैं डांट खाता रहा क्योंकि मैं उसी विभाग में काम पा गया था। जी, सामने की तरफ तो रास्ते में मिल जाते थे, कहते थे तुम क्लास में नहीं आ रहे हो। मैंने कहा सर आऊँगा कल से। और ये काम चलता रहा सिलसिला। एक दिन किसी दूसरे ने बता दिया कि सर ये तो आपके यहाँ से पास हो गया, गोल्ड मेडल ले लिया, अब तो ये नौकरी भी कर रहा है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा तूने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा सर आपकी डांट में मजा बहुत आता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करेक्ट करती है। हाँ, और एक ऐसे फिलोसोफर के रूप में वो कुछ नया लेसन जरूर दे जाते थे। उस दिन उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे लिए शायद तो सबसे बड़ी पूंजी है जीवन की, जब मेरा शिक्षक मुझे ये कहे कि वो उनको गर्व है कि वो मैं उनका शिष्य रहा। वो पूर्णता जो आई, वो अद्भुत जो रिलेशनशिप मिला मुझे वहाँ, वो प्रोफेसर तिवारी के अतिरिक्त शायद कोई नहीं दे सकता था। जी 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 जी, वो कभी भूलता भी नहीं है। जी 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 जी। अपने शिक्षक को याद करना और उनकी किसी डांट को अपने साथ बनाए रखना, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मार्गदर्शन कुछ और हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जी, वो तो कहते हैं ना वो गुरु कुम्हार सिख कुंभ है। हाँ, तो वही वाली बात थी, उनकी डांट भी करेक्ट ही करती थी कुछ हद तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, जी। आपने प्रशासनिक रूप में भी कार्य आप कर रहे हैं, साथ ही आप अकादमिक रूप से भी जुड़े रहे यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, विश्वविद्यालयों में, तो दोनों में क्या अंतर है? प्रशासनिक कार्य करने में और अकादमिक कार्य में कुछ अंतर है? आपने क्या महसूस किया? अकादमिक कार्य में एक निरंतरता रहती थी कि आपको कुछ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रोज पढ़ाना है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। जी। और प्रशासनिक कार्य में वही काम करवाना है जी, खुद करने के अतिरिक्त भी करवाना है। हालांकि दोनों में ही विशेष अंतर नहीं, मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा शिक्षक ही अच्छा प्रशासक हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर नैतिक साहस यदि नहीं होगा, नैतिक अनुशासन करने की यदि शक्ति नहीं होगी, तो वो प्रशासन भी नहीं कर पाएगा। जी। तो उसका आनंद लिया, लेकिन हाँ एक निरंतरता के साथ जो पढ़ाने का आनंद लेता था मैं, और एक प्रशासक के रूप में उन्हीं शिक्षकों के साथ मिलकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का जो आनंद मिला, पहले अयोध्या में और अब बीकानेर में, वो भी एक अनुभूति है जो शायद जीवन भर स्मृत रहेंगी। जी 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 जी। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का नेतृत्व किया है और उत्तर प्रदेश की ज़मीन से काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा। लखनऊ तो गज़ल का घर है, तहज़ीब की ज़मीन है। अब आप बीकानेर में हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हैं, तो ये कुछ अंतर लगता है, राज्य अंतर लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा था, अब राजस्थान में ऐसा है, कहीं अंतर महसूस होता है विश्वविद्यालय के रूप में? अंतर तो है जी। अंतर इस बात का नहीं है कि दोनों में क्या है क्या नहीं है। बीकानेर में वो सब कुछ है जो लखनऊ में भी नहीं होगा। जी जी जी। लेकिन बीकानेर बहुत शर्मिला शहर है। अच्छा। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, वो अपने आप को बाहर नहीं निकालता है। अच्छा। वो अपने में आनंदित रहता है, उसकी अनुभूति अपने में है। अच्छा। तो किसी से दूसरे से ये दिखाकर उसको आनंदित दिख करके वो अपने में आनंद है, वो उसका आनंद मैं अब समझ पाया। मुझे 2 वर्ष लग गया बीकानेर को समझने में। अच्छा। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि ये अपने में आनंद से अनुभूति रहने वाला शहर है। इसने इतना काम किया है साहित्य के क्षेत्र में, विभिन्न विधाओं में काम किया है, आर्ट्स में काम किया है, लेकिन वो एक्सप्रेस करना नहीं चाहता है, या उसकी इच्छा ही नहीं है कि एक्सप्रेस करने की। लखनऊ एक्सप्रेसिव ज़्यादा है। अच्छा। वो प्रदर्शित करता है, वो कला का प्रदर्शन कर सकता है, कला को दिखाता रहा है। उस तहजीब का भी उसने प्रदर्शन किया है, इसलिए उसने अपनी अलग पहचान बनाई और बीकानेर की अपनी अलग पहचान बनी है। जी 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 जी। ना केवल देश में, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स दिए हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को भी आपने पढ़ाया है, तो दोनों के बीच में आपको कुछ अंतर महसूस हुआ कि हमारे देश में शिक्षा जो है वो इस तरह की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उनमें शिक्षा कुछ अलग तरह की है? कुछ अंतर महसूस हुआ? मैं आपको कहूँ अंतर तो अवश्य महसूस जी, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि विदेश में मूल भारतीय शिक्षा पद्धति है, भारत में टूटी हुई शिक्षा पद्धति है, ये मुख्य अंतर है। अच्छा। भारत की ये पद्धति क्या होती थी? भारत की भारतीय पद्धति थी कि शिक्षक, कोई भी शिष्य जो होगा वो स्वाध्याय करके आता था, शिक्षक के साथ चर्चा करता था, वार्तालाप करता था, शास्त्रार्थ करता था, अपने आप को परिपक्व करता था। ये भारतीय पद्धति रही जी। और ये जमाने तक रही। ये मैं नहीं कहता कि प्राचीन भारत में थी, ये जमाने तक यही रही पद्धति। इसे विदेशियों ने समझा और इसे अपनाया, उसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिल जाएंगे हमें। लेकिन भारत में मैकॉले पद्धति ने हमें उससे उल्टा कर दिया। अच्छा। कि आपको केवल सुनना है, सोचना और समझने का काम आपको नहीं करना है। आप सुनिए और उसी को एक्सप्रेस कर दीजिए, जिसको रोटा लर्निंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस बात को शब्द इस्तेमाल किया है, रोटा लर्निंग, रट्टा। वो लगाइए और दीजिए और पास हो जाइए, इसके अतिरिक्त आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये पद्धति भारत को सौंपी गई, थोपी गई, हमें वो मिली।
हमारी पद्धति को अपनाया यूरोप ने, अमेरिका ने, और वो एक्सप्रेसिव हो गए, वो हमसे आगे निकल गए क्योंकि वो पढ़कर आएंगे और डिस्कस करेंगे। जी। हमें पढ़ाना होता था, लिखवाना होता था, क्योंकि वो बच्चा पढ़कर लाने के लिए प्रेरित ही नहीं किया जाता था। ये अंतर अब NEP 2020 कोशिश कर रही है कि ये अंतर को अब भारतीय पद्धति से भारत को पढ़ाया जाए, भारत को समझा जाए, तो भारतीयों ने जो दुनिया को दिया है वो शायद भारत को भी मिल सके। जी जी जी, ये अंतर है। जी जी, स्पष्ट अंतर है। जी, तो ये जो बड़ा अंतर आप बता रहे हैं, क्या इस अंतर के कारण हम जितने भी विश्वविद्यालय हैं बाहर के और हमारे यहाँ देश के विश्वविद्यालय हैं, उसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कहीं हम पीछे हैं? निश्चित रूप से जी। इसका कारण आपके सामने स्पष्ट है कि हमारे यहाँ से लगभग 25 से 30 लाख बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है। इसका अर्थ यही है कि वो वैश्विक उदाहरण के साथ पढ़ना चाहता है, जी। ग्लोबल स्टडीज करना चाहता है। जी। भारत के विश्वविद्यालय उनकी वो संतुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। भारत में बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं। भारत के IITs और IIMs और हमारे कुछ टॉप के 10-20 विश्वविद्यालय वैश्विक नेचर के ही हैं, लेकिन विश्व के लोगों को हम इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा जितना विश्व हमें अट्रैक्ट कर रहा है। यही कोरिलेशन हमें वापस रिवर्स करना होगा कि हमें हमारी शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का एक उदाहरण अक्सर आपको मिलेगा। जी जी। लगभग 40,000 विद्यार्थी पूरी दुनिया से आते थे। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा देकर प्रवेश पाने के लिए केवल 10,000 का प्रवेश होता था। जी। तो वो ये डिमांड अब क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अब भारत नहीं पढ़ा पा रहे। जी जी जी। हम विश्व की धराओं से सीखकर भारतीयों को वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत की धरा से सीखकर विश्व को वो नहीं पढ़ा पा रहे। यही अंतर है। जी जी जी। और वो जिस दिन हम शुरू कर देंगे, जो हमने काम शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों से, अब काम शुरू हुआ है, वो बहुत समय जल्दी आएगा आपके पास अगले 5-6 वर्षों में, जब भारत को समझने के लिए भारत आना शुरू हो जाएगा लोगों का फिर से। जी। अभी आपने सर नई शिक्षा नीति का जिक्र किया, तो नई शिक्षा नीति जो है वो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को किस तरह से सकारात्मक रूप से बदल रही है, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी शिक्षा जो है वो अब काफ़ी सरल हो गई है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? नई शिक्षा नीति उन आमूलचूल परिवर्तनों की अपेक्षा कर रही है जिनके न होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों से अलग होती जा रही है, अलग होती गई। अगर फिक्की का ये रिजल्ट आता है कि 60% इंडियन ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं हैं, इसका मतलब है कि शिक्षा में और हमारे जॉब्स के अंदर, मार्केट के अंदर कोई कोरिलेशन बच नहीं रहा है या कम हो गया है। केवल कुछ ही विश्वविद्यालय हैं जो ये काम कर पा रहे हैं। NEP ने और उसके सभी क्रिएटर्स ने कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में इस बात को महसूस किया, और तब उन्होंने कहा कि शिक्षा में वह परिवर्तन करने होंगे। पहले तो ये वो आनंददायी हो, इसलिए बेसिक परिवर्तन नीचे से करना होगा। बिल्कुल। पहला काम मातृभाषा में शिक्षा, और 2 वर्ष तक केवल खेल में शिक्षा। जी। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, क्योंकि हमें उसे कन्वर्ट नहीं करना है, हमें उसे आनंदित करना है। जी जी। तो आनंद के साथ शिक्षा हो। मातृभाषा में प्रथम 5 वर्ष की शिक्षा हो तो संस्कृति और भाषा जुड़ी होती हैं। यदि हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो अपनी संस्कृति से सहज रूप से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल जी। NEP बहुत ही केयरफुली इस बात को कहती है, किसी एक भाषा से नहीं जुड़ना है, अपनी भाषा से जुड़ना है। जी जी। क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़ना है। भारत सांस्कृतिक वैविध्य का देश है। जी। भारत किसी एक संस्कृति का देश भी नहीं है, बिल्कुल। वैविध्यता ही हमारी संस्कृति है। तो उससे जुड़ जाएंगे हम, और तब आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने कहा है कि भाषा एक माध्यम मात्र है। अंग्रेजी में पढ़ना आपको ग्लोबल सिटीजन नहीं बना सकता। जी। जी। क्योंकि अंग्रेजी ग्लोबल भाषा भी नहीं है। अगर हम विश्व की 10 समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं को देखें जी। तो उनमें से अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाने वाले सारे देश हैं। जी जी। जी। वो किसी दूसरे की भाषा में नहीं पढ़ा रहे जी, हैं। यानी भाषा का आपकी आर्थिक समृद्धि से सीधा सीधा कोरिलेशन। उस कोरिलेशन को समझने की बात यहाँ पर ये की गई। इसलिए भाषाओं को लेकर कोई दुराग्रह नहीं हो, अपनी भाषा में सीखें और निम्नतम नीचे से लेकर उच्चतम स्तर तक अपनी भाषा में सीख जाए। वो बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा बनिस्बत एक ऐसी भाषा में करें जिसको बोलने और समझने और लिखने वाले देश में 5% लोग हों। जी जी जी। तो आप स्वयं से भी नहीं जुड़ पाते हैं, बिल्कुल। स्वयं के कल्चर से भी नहीं जुड़ पाते हैं, और स्वयं की शिक्षा से भी नहीं जुड़ पाते हैं। ये जोड़ने की काम NEP ने बहुत बखूबी करने की कोशिश की है। दूसरा, 1823 का भारत, जी। ब्यूटीफुल ट्री नाम की एक बहुत सुंदर पुस्तक माननीय धर्मपाल जी ने जब लिखी, जी। तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स दिए। भारत लगभग शिक्षित था, जी। पूर्णतः शिक्षित देश था, शिक्षित, साक्षर नहीं। जी जी। जी। और उस शिक्षित देश को अगले 200 वर्षों में
शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसे हमें समझकर निकालना होगा। जी जी, उसकी सर्जरी ही करनी होगी, उसका और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उस षड्यंत्र से बाहर निकलना है। उदाहरण के लिए भारत में लगभग 70 से 80 करोड़ लोग हिंदी भाषी हो सकते हैं। जी, थोड़ा थोड़ा अगर आप उप संस्थाओं में भी निकल जाएं, हाँ जी, तो 60 से लेकर 90 करोड़ के बीच में भारतीय हिंदी लिखता, पढ़ता, बोलता, समझता है। जी। यूरोप और अमेरिका मिलाकर इतनी पॉपुलेशन नहीं रखते, जी जी जी, जिनमें 20 भाषाएं बोली जा रही हैं। जी। तो हमारी एक भाषा से किसको तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है? हमें स्वयं नहीं होनी चाहिए। पहले तो एक भाषा भारत की समृद्ध भाषा है। तमिल से पुरानी कोई भाषा नहीं है, बंगाल से ज्यादा रिच लिटरेचर नहीं है। तो हमें अपनी भाषाओं से स्वयं अनुराग करना सीखना होगा और उससे सीखकर हमें काम करना होगा। हम वैश्विक सिटीजन से पहले भारतीय बन जाएं, भारतीय से पहले हम अपने भाषाई क्षेत्र को समृद्ध कर लें, तो हम पूरी दुनिया को बांट सकते हैं। बिल्कुल सही। चीन अपनी शर्तों पर दुनिया को दे रहा है, तो जर्मनी अपनी शर्तों पर दे रहा है, फ्रेंच अपनी शर्तों पर दे रहा है, कोरिया अपनी शर्तों पर दे रहा है, जापान अपनी शर्तों पर दे रहा है, स्पेन अपनी शर्तों पर दे रहा है, इटली अपनी शर्तों पर दे रहा है। तो भारतीयों को क्यों शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी भाषा में दुनिया को वो समृद्धि दे सके, जिसे समझने के लिए लोग आपकी भाषा सीख कर आएंगे। जी जी, संस्कृत सीखी थी ना लोगों ने, जी जी, बिल्कुल। मैक्स मिलर से लेकर टोट तक संस्कृत पढ़ने आए ना लोग। क्यों पढ़ने आए? क्योंकि भारत समझना चाहते थे। जी जी, तो भारत समझने के लिए भारतीय भाषाओं के प्रति अनुराग करना, पहले भारतीयों को सीखना होगा और फिर दुनिया को सिखाना होगा। आपने बिल्कुल सही बात की दीक्षित साहब। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय देखिए, जहाँ कहीं भी किसी भी देश में भाषण देते हैं, हिंदी बोलते हैं वो, और ये एक तरह से प्रेरणा है सभी भारतीयों के लिए कि वो हिंदी को माने और हिंदी में अपनी भाषा में बात करें, अपनी मातृभाषा में बात करें। आपने हमारे देश की वैविध्यता पर बात की है, तो क्या इसी कारण से एक नया परिवर्तन आपने लिया जहाँ पर टूरिज्म स्टडीज़ को आपने इंट्रोड्यूस किया? इस बारे में बताएं। टूरिज्म विविधताओं का सम्मान करना सिखाता है जी, और वही कारण था कि भारत की संस्कृति को समझते समझते, भारत की विविधताओं को समझते समझते जी, वो जो जिसको हम लोग पुरानी ये कहावत करते थे कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, बिल्कुल इतनी विविधताओं के देश को अगर हम स्वयं नहीं समझ पाए, तो हम समझाएंगे कैसे किसी दुनिया को? तो इसलिए टूरिज्म में इंटरेस्ट बढ़ा और धीरे धीरे ये समझ में आया कि हम स्वयं ही नहीं समझते हैं कि टूरिज्म हमारे अंदर कितना है। हम पर्यटन के प्रति कितने प्राचीन काल से जुड़े हुए थे, इस शब्द को हम स्वयं नहीं समझ पा रहे थे। यानी अटन शब्द जो हमारा था, हमारा पहला मैंडेट था, हर विद्यार्थी का मैंडेट था देशाटन। बिल्कुल बिल्कुल, देश घूमो, शिक्षा देशाटन से ही प्राप्त होती है, ये मैंडेटरी रूल था, हर गुरुकुल का रूल था। सही कह रहे हैं आप। तो देशाटन से हम प्रारंभ किए, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया तीर्थाटन में, और तब जाकर आया पर्यटन। पर्यटन नया शब्द है, पर्यटन लेजर एंड प्लेजर के लिए, आनंद के लिए हुआ, लेकिन हम उस परंपरा के पुराने वाहक हैं। इन तीनों को जोड़ने से ही आप अगर देखें तो भारतीय पर्यटन की नींव आराम से पड़ सकती थी, आराम से पड़ी है। हम यूरोपीय परिभाषा के चक्कर में अब तक पर्यटन को चलाते रहे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से हमारी समझ में आया कि भारतीय संस्कृति को ही अगर पर्यटन से जोड़ देंगे तो तीर्थाटन भी पर्यटन होगा, देशाटन भी पर्यटन होगा, और पर्यटन तो आनंद के लिए होगा ही। हम तीनों की क्षमता रखते हैं जो दुनिया का शायद कोई देश नहीं रखता। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत 62 करोड़ लोग यदि कुंभ नहाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, जी जी, तो 62 करोड़ में तो पूरी दुनिया के देश खत्म हो जाएंगे और पूरे नहीं पड़ेंगे। बहुत सही आपने बात की जी। दीक्षित साहब, क्या आपको लगता है कि जो सांस्कृतिक पर्यटन है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर कर सकता है, उसे बदल सकता है? बिल्कुल, मेरा ये दृढ़ विश्वास है। पिछले 5 वर्षों से हम कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव्स का आयोजन करते आ रहे हैं, इंडिया थिंक काउंसिल के साथ मिलकर, जिसका मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, और यही समझाने की कोशिश की जाती है कि भारत की संस्कृति में जो आर्थिक शक्ति छिपी हुई है उसे भी पहचानना होगा। वो दुनिया हमें नहीं समझाएगी, वह हमें स्वयं समझना होगा, क्योंकि दुनिया के पास वो शक्ति नहीं है। दुनिया के पास सांस्कृतिक शक्ति में कुछ नहीं है जिसको वो आर्थिक रूप से हमें अवलंबित कर सकें। हम स्वयं को कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से, जब से प्रधानमंत्री जी ने इस देश के पटल पर अपना प्रभाव शुरू किया, कल्चरल कॉरिडोर्स जी, टेम्पल कॉरिडोर्स जी, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उदाहरण है आपके सामने कि एक वर्ष में वो कॉरिडोर कहां से कहां पहुंच जाता है जी, संख्या की शक्ति से भी और उसी रूप में आर्थिक शक्ति से भी। और इस प्रकार कॉरिडोर कल्चर धीरे धीरे भारत में
प्रारंभ किया गया। अब अनेकों टेम्पल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार कॉरिडोर्स बनते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो बनते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी आर्थिक शक्ति का अंदाजा लगता जा रहा है। सांस्कृतिक पक्ष अपनी स्थान पर है, लेकिन दुनिया को चूंकि अर्थ समझ में आता है, इसलिए उसकी आर्थिक शक्ति को भी समझ सकें, इसलिए हम कल्चरल इकोनॉमी की बात करते हैं। जी जी जी। दीक्षित साहब, भारत में प्रमुख पर्यटन उत्पाद, आपने एक पुस्तक लिखी है, इसमें अगर राजस्थान को शामिल किया जाए तो आपको क्या लगता है राजस्थान में कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो पर्यटन की दृष्टि से सभी की नज़र में आने चाहिए? राजस्थान के जो मेन जो सांस्कृतिक उत्पाद जो सामने दिखते हैं उसमें राजस्थान की नृत्य कला है, राजस्थान की भित्ति कला है, राजस्थान का आर्किटेक्चर है, राजस्थान का जो ट्रेसेस ऑफ राजसी कल्चर जिसको कह सकते हैं, वो शायद बहुत सारे प्रदेशों में अब नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही कम हो गया, वो कल्चर है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन अच्छा होता है। साथ में लोक कलाएं अद्भुत हैं, लोक नृत्य अद्भुत हैं, लोक गीत अद्भुत हैं। ये पक्ष राजस्थान का शायद भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव कल्चर है, वो दिखता है, वो आपको कण कण में मिल जाता है, वो स्वाभाविक भी है। जी, जी, हमें यहाँ किसी को पगड़ी पहनानी नहीं पड़ती, क्योंकि वो सामान्यतः पहनता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाइए, वो आपने कोई कार्यक्रम आयोजित ना भी किया, वो शाम को बैठकर भजन गा रहे होंगे, कुछ ना कोई गाना नृत्य हो रहा होगा, वो उनका कल्चर है। उसका आनंद जो राजस्थान दे सकता है वो अद्भुत है, अतुलनीय है, वो अविस्मरणीय भी है, मेरे लिए भी अविस्मरणीय है, और किसी के लिए भी जो भी वहाँ आता है वो अविस्मरणीय हो ही जाता है। इसके अतिरिक्त जो भूभाग है, राजस्थान का जो मरुधर है, वो आप समझ सकते हैं कि भारत के पास कहीं और नहीं सिवाय रेगिस्तान के जो कल्चर है हमारे पास, रेगिस्तान के जो धोरे हैं जिनको कहते हैं हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं, विख्यात हैं पूरी दुनिया में, जो हो सकता है, और वो धार्मिक पर्यटन के आश्रय से और आगे बढ़ सकते हैं। हम अब कॉरिडोर्स की बात कर सकते हैं। नाथद्वारा का कॉरिडोर का काम शुरू हो सकता है। मथुरा के कॉरिडोर के साथ साथ हम पूरे ब्रज रीजन को एक सांस्कृतिक परिवेश के अंदर डाल सकते हैं। राजस्थान के पास अद्भुत वाइल्ड लाइफ भी है, वो की कल्चर है। राजस्थान की जो विविधता है वो राजस्थान की शक्ति है जी। उसके मुझे हालांकि ये लगता है कि अभी हम 25-30% से अधिक उसका दोहन नहीं कर पाए हैं, वो और अधिक करने की आवश्यकता है। जी 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 जी। तो दीक्षित साहब, आज का जो ऑनलाइन युग है, जो डिजिटल युग है, उसने पूरे परिपेक्ष को बदल कर रख दिया है। ऐसे में ऑनलाइन टूरिज्म जो एक शब्द है वो काफ़ी प्रचलित होता जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं? कैसे वो टूरिज्म के क्षेत्र को और बढ़ावा दे सकता है, उसे बदल सकता है? ऑनलाइन टूरिज्म अनुभूत करने से पहले की जानकारी पूरी दे देता है और उस पूरी व्यवस्था को सरल बना देता है। जब मैंने ऑनलाइन टूरिज्म का जब पेपर लिखा था तो हम लोग ये जानना चाहते थे कि दुनिया में मूवमेंट्स बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते थे, क्योंकि हमारे पास जानकारियां नहीं होती थी, हम बुकिंग नहीं कर सकते थे, हम कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, हमें जाकर एक्सप्लोर करना पड़ता था। या हमें एक स्लो मीडियम हुआ करता था कि टेलीफोन से किसी और को कहा, किसी और ने किसी और से कहा। वो सारी व्यवस्थाओं को हमने जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया तो आज मूवमेंट बहुत आसान है। आज आप अपना टिकट स्वयं बुक कर सकते हैं, आज आप अपने आप सारे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ऑफलाइन हुआ करती थी, ये सारी ऑनलाइन होने से हमें अनुभूति के पहले की सारी व्यवस्था अब एक क्लिक पर मौजूद मिलती है। वो मूवमेंट्स को बढ़ा रही है धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, लगातार हो रही है। बावजूद इसके कि हम एक तरह से वॉर जोन में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी थोड़े थोड़े अच्छे हैं, और उधर गल्फ में भी कई बार युद्ध की स्थितियां आई, अफगानिस्तान की तरफ भी युद्ध की स्थितियां आई, उसकी वजह से हम वॉर जोन में आ जाते हैं अक्सर। और वॉर जोन में आप जानते हैं कि टूरिज्म में इंश्योरेंस होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है जब एडवाइजरी जारी हो जाती है। बावजूद इसके टूरिज्म में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बाद भी बहुत अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। लेकिन मैंने चूंकि चाइना भी कई बार विजिट किया और मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कल्चरल ताकत को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हुए टूरिज्म को बढ़ावा दिया। तो वो भारत को भी कर सकती है। भारत के अंदर शक्ति है, क्षमता है, विविधता है। जी। उनका एक्सप्लॉइटेशन करने की ताकत मार्केट को आनी चाहिए। उसका इंटरप्रिटेशन करने की ताकत हमारे जैसे लोगों को होनी चाहिए। जी 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 जी। जैसा अनीशा ने अभी कहा कि ऑनलाइन टूरिज्म, आपने बताया कि ऑनलाइन टूरिज्म में पहले से काफ़ी जानकारी मिल जाती है, आप अव्यवस्थित होते हुए भी व्यवस्थित हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। आपने देशाटन की बात की, जब ऑनलाइन टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि बाहर से एक व्यक्ति आता है, पहले से जानकारी लेके आता है, लेकिन फिर भी एक पुस्तक उसके हाथ में होती है, इसके राजस्थान का पूरे सब उसके बारे में लिखा हुआ है, या देश के किसी एक राज्य के बारे में पूरा लिखा हुआ, उसको स्टडी करके वो पूरा घूमने की प्लानिंग करता है। आप क्योंकि कुलगुरु हैं एक विश्वविद्यालय के, क्या आप चाहेंगे देशाटन की, जैसे आपने बात की, क्या प्रति विद्यार्थी देशाटन करे, इससे आप सहमत हैं, और क्या ये संभव हो पाएगा? संभव होना चाहिए जी।
क्योंकि मैं जिस लेख से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस लेख ने मुझे किया वो रामवृक्ष मणिपुरी की अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ही थी। जी जी जी। इसकी हाइपोथेसिस ही यही है कि व्यक्ति महान बना ही इसलिए क्योंकि व्यक्ति ने ट्रैवल किया। जिसने यात्रा नहीं की वो महान नहीं बना। उन्होंने उदाहरण दिए हैं, भगवान राम यूं ही अयोध्या से रामेश्वरम नहीं गए, जी जी जी, वो पूर्णता के लिए गए। भगवान कृष्ण यूं ही मथुरा से द्वारका नहीं गए, वो पूर्णता के लिए गए। गुरु नानक यूं ही देश नहीं घूमे। और सबसे रिसेंट एग्जाम्पल्स में आप देखिए, महात्मा गांधी भारत आते हैं, उनको तुरंत लीडरशिप ऑफर की जाती है, वो कहते हैं नहीं, पहले भारत घूमूंगा, भारत को जानना है। जी जी। घूमने से जो महानता आती है, वो जो एक्सपीरियंस है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश का जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप उसकी महानता के बारे में समझ नहीं पाएंगे। भाषाओं के प्रति आपको दुराग्रह नजर आएगा, वो सहजता है। एक ट्रेन में आप बैठ जाइए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आपको सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि कोई उसके वजह से किसी के अंदर रोष हो या वो अनुराग की कमी आ जाती है। ये आनंद जो है वो घूमने से ही आ सकता है। और घुमक्कड़ी जो है, वो घुमक्कड़ शास्त्र जिसकी रचना उन्होंने की, मुझे लगता है वो हर विद्यार्थी को करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनली करानी चाहिए। मैंने भी अपने विश्वविद्यालय में सभी लोगों से कहा कि जब तक आप स्टडी टूर नहीं करते हैं, मेरे पास कोई प्रस्ताव लेकर मत आइए कि हमें कोई कार्यक्रम करना है। पहले घूम लो, सीख लो, समझ लो, देख लो और फिर करो। सोलो ट्रैवल काफ़ी कुछ सिखाता है अगर आप ट्रैवल करते हैं, और वो आपने सही संज्ञा दी, देशाटन अगर किया जाए तो अपने ही देश को घूमने से हम अपने ही देश के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे। बिल्कुल। आपको 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में। तो आज के समय के जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें शोध के प्रति प्रेरित अगर हम करना चाहें तो क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? शोध की व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको एड्रेस किया है, लेकिन काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। शोध माने पीएचडी हो गया। पीएचडी जैसे ही एक क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट हुई, उसको प्राप्त करने के माध्यम बदलने लगे। पहले शोध स्वांतः सुखाय होता था, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता था और बहुत कम लोग करते थे। तो वो एक फंडामेंटल रिसर्च के रूप में सामने आता था कि कोई नई चीज़, नई बात, नया इंटरप्रिटेशन, नई खोज, नवाचार, इसे खोज कर लाना होता था। जी। बाद में वो जब पीएचडी में कन्वर्ट हुआ तो घूम घूम के उसको कॉपी कर कर पीएचडीज होते लगी। और अब भारत में 6000 से अधिक पीएचडीज अगर दी जा रही हैं तो उनमें से क्वालिटी की पीएचडी 6 भी नहीं आती। जी। तो ये कारण बना, रिसर्च एक माइंडसेट है, सोच है, उसको अनुभूत करके उसके अंदर की बात निकालने की। हम में से कितने लोग जानते हैं कि कद्दू खाने का स्वाद क्या है? जी बिल्कुल। कच्चे कद्दू का स्वाद क्या है? क्या हमें पता है? शायद खाया ही नहीं कभी। तो फिर रिसर्च कैसे करेंगे? जी। तो ये रिसर्च आपकी माइंडसेट है, एक इन्क्विजिटिवनेस है। भारत में कहा जाता था कि आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये जिज्ञासा ही रिसर्च है। और जिज्ञासा हमने धीरे धीरे खत्म कर दी बच्चों की, क्योंकि उन्हें तो हमें पढ़ाना था। तो जिज्ञासु जब है वही शोध करता है। तो जिज्ञासा बच्चों में बढ़ जाए, कौतूहल बढ़ जाए, प्रश्न बढ़ जाए, शास्त्रार्थ आने लगे, उनके क्वेश्चंस आने लगे, यह रिसर्च की पहली शर्त बन जाती है। हमने अभी तक व्यवस्थित रूप से उनके इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश की। पिछले 10, 15, 20 वर्षों से जो शिक्षा की प्रणाली बदली थी, उसको एड्रेस करने की कोशिश नई प्रणाली करती है कि ये सब चीज़ें वापस आएंगी तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा ही उसके शोध का आधार बननी चाहिए। ये एक छोटी सी समस्या मुझे नजर आई, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? जी। और हम शिक्षकों की जिम्मेदारी ये है कि यदि उसके अंदर कोई जिज्ञासा आई है तो उसको शमन नहीं करना है, उसको उभारना है, उसको जानने देना है। सा विद्या या विमुक्तये का सिद्धांत जो है ना, अंदर से बाहर निकालना है। बच्चे के अंदर जो कुछ है वो बाहर निकल जाए, वो विद्यार्थी शिक्षक हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर दबा रहा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आपने बिल्कुल सही बात कही है दीक्षित साहब। अगर हम अनीशा दीक्षित साहब के व्यक्तित्व को, उससे परिचित होने का प्रयास करें, उसको पढ़ें, तो सांस्कृतिक विविधता आपके व्यक्तित्व में साफ नज़र आती है। और हम अगर एक बात पर जाएं, दिव्य दीपोत्सव की जो संकल्पना आपने की थी, वो एक बहुत बड़े रूप में सभी के सामने आई थी। उस बारे में बताइए, विचार कैसे पनपा, कैसे आया और किस तरह से इस विचार ने आकार लिया? ये मेरे मन के करीब की बात है, भावनात्मक रूप से मैं इससे जुड़ जाता हूँ। जी। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो एक हिम्मत हम लोगों को बढ़ने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। जी 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 जी। और हम लोगों ने, चूंकि मैं पर्यटन से जुड़ा हुआ था, 1989-90 से ही जुड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने एक अपना जो क्लोज ग्रुप था, एक छोटा सा समूह था, उसके साथ चर्चा की कि पर्यटन का विकास करने के लिए क्या होना चाहिए।
तो ये समझ में आया कि अगर पर्यटन को विकसित होना है तो जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं उनकी सैटेलाइट्स को विकसित होना चाहिए। जी जी जी। तो उसके पहले की सरकार ने ये सोचा था कि एक जैसे गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है, दिल्ली, आगरा, जयपुर, उसी प्रकार का एक आर्क बनाने की बात उत्तर प्रदेश में चली कि हम दिल्ली, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी को एक आर्क के रूप में विकसित करें क्या। लेकिन फिर उसमें ये हुआ कि अगर ये विकसित नहीं हुई, स्पॉट रह गए तो ये विकसित नहीं हो पाएंगे, इनमें कुछ और करना चाहिए। जी। तो ये सबसे नज़दीक क्या है लखनऊ के, अयोध्या नज़र आया जी। और अयोध्या से हम सब जुड़े थे ही। मैं 1968 में भी अयोध्या रहा, मेरी पढ़ाई भी अयोध्या में हुई थी, तो हमें अयोध्या की जो पीड़ा थी वो दिखती थी जी। 1990 के बाद अयोध्या जाना लोग पसंद नहीं करते थे जी। अयोध्या को एक तरह से लोगों ने ब्लेम कर दिया था किसी चीज़ के लिए, वो अयोध्या हमें आकर्षित करती थी। फिर हमने एक छोटी सी बैठक की, 2015 की बात है ये। एक बैठक की, अयोध्या के कुछ संतों को बुलाया, कुछ लखनऊ के लोगों को बुलाया और चर्चा की कि अयोध्या में क्या किया जा सकता है। तो एक साझा संस्कृति बनकर समझ में आई कि अयोध्या में हम कुछ कर सकते हैं, कुछ एक आयोजन कर सकते हैं और अयोध्या को जन्मभूमि की पीड़ा से बाहर निकालना है जी जी। हमारा आर्ग्यूमेंट ये था, जो आर्ग्यूमेंट हमें मिला भी हमने आगे बढ़ाया, कि भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लेना स्वीकार किया, अर्थात अयोध्या पहले से थी जी जी। तो इस पहले की अयोध्या को भी तो जीवित रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम के आने के बाद तो अयोध्या दिव्य हो गई, लेकिन पहले की अयोध्या को भी जीवित रहना है। उस अयोध्या के बारे में क्या कर सकते हैं, उस पर चिंतन करके एक प्लान बनाया। और प्लान ये बना कि हम अगर दशहरे से लेकर दिवाली तक अयोध्या में 15 दिन का एक उत्सव मनाएं, उसको एक बड़ा रूप दें, तो शायद अयोध्या पर्यटन के मैप पर वापस आ सकेगी जी। वो आयोजना करने की विचार बनी, तो उसको हमने डिज़ाइन किया, बनाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत कराया जी। उस समय सरकार दूसरी थी हमारी जी जी। उनको पसंद तो आया और उन्होंने अनाउंस भी किया जी कि हम आपकी मदद करेंगे, आर्थिक रूप से भी करेंगे। लेकिन वो शाम होते होते तक विचार बदलने लगे और 15 और 16 हमारा दोनों संघर्ष इस बात में रहा कि हम सरकार को कन्विंस कर पाए कि वो हमें इस काम को करने दे। हमने बड़ी एजेंसीज के साथ भी चर्चा की। मैं खुद मुंबई तक गया जब एक इवेंट एजेंसीज के साथ चर्चा करने के लिए जी। और उन सभी ने ये कहा कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अयोध्या में ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए जी जी जी। लेकिन 17 में आदरणीय योगी जी आ गए और चीज़ें बदलने लगी जी जी। यही प्रस्ताव हमने फिर हम लोग गए, मैं गया आदरणीय राम दिनेश आचार्य जी महाराज को लेकर योगी जी के पास और उनको ये प्रस्ताव दिया कि हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, दीपोत्सव यदि अयोध्या में नहीं होगा तो कहाँ होगा, जिसके कारण पूरी दुनिया में होता है जी जी जी। भगवान राम के अयोध्या आगमन से जो दीपोत्सव होता हो उसका चर्चा भी अयोध्या में न हो, तो उन्होंने कहा नहीं ये होगा, ये होना है। और 2017 में जो पहली बार हमें सिग्नल मिला जी, तो विश्वविद्यालय के ही सौजन्य से नेतृत्व में अपने वॉलंटियर्स के साथ पहला दीपोत्सव 2017 में करने का सौभाग्य जी हमें मिला जी जी जी। 17, 18 और 19 3 दीपोत्सव मुझे करने का सौभाग्य मिला जी। 2 बार हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जी। और वो लगातार वो श्रृंखला आज तक जारी है। हर दीपोत्सव पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देता है। 1,85,000 दीपों से जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज वो 21 लाख से अधिक दीप क्या बात है प्रज्वलित होते हैं। और आज मुझे लगता है वो भारत का महोत्सव बन चुका है। एक छोटा सा प्रयास, एक गिलहरी प्रयास जिसको हम कहते हैं, आज देश की पहचान बना है। ये सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। चलो दीक्षित साहब, ये जो आपने दिव्य दीपोत्सव की संकल्पना को जिस तरह से भी जो साकार एक रूप लिया उसने, क्या इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर और समाज के सभी तत्वों पर कोई प्रभाव पड़ा? अत्यंत जी। अब मैंने पहला दीपोत्सव जब किया था तो हमें पैसे इकट्ठे करने पड़े थे, किसी के पास नहीं थे, सरकार के पास भी नहीं थे, हम सब ने मिलकर किया था, किसी तरह से कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ था। आज वो सरकार का महोत्सव है जी जी। आज उसके लिए एलोकेशंस होते हैं जी। दूसरा ये हुआ कि अयोध्या में इसी बीच में ये घटना भी हो गई कि मंदिर निर्माण भी शुरू हो गया। आज अयोध्या में आने वाले टूरिस्ट की संख्या इतनी अधिक है जी, जिससे आप उसका आर्थिक पक्ष समझ सकते हैं। स्वावलंबन आ गया। दीपों की जो पहली रचना हुई है, दीपों का जो निर्माण पहली बार हुआ है, उसको करवाने में हम लोगों को परेशानी हुई थी, क्योंकि अयोध्या में दीपक बहुत कम बनते थे जी। एक गांव था जो लोग, जिनको हम कुम्हारों का गांव कहते थे, वहां हम गए, हमने उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा यहाँ कौन खरीदता है, हाँ। तो हम क्यों बनाएंगे जी। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं आप बनाओ, खरीदने के लिए तो तैयार बैठ गए आप लोग, तो हो रहा है। फिर भी वो रिलक्टेंट थे।
कि दो कारण थे उनके। एक तो कह रहे थे कि गांव में साहब बिजली नहीं है जी, तो हम बनाएंगे क्या, दिन भर बनाना ही है, दिन ही भर कर सकते हैं, हमारी क्षमता निमित है, और शायद उत्साह की भी कमी थी। तो मैंने उनसे एक सेंटेंस कहा और उस दिन वो सब कुछ बदल गया। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि भगवान ने आपको एक अवसर दिया है, जी ले लो तो आपका भाग्य, नहीं तो किसी और का भाग्य होगा। जी, बिल्कुल सही कहा। और वो सब पलट गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से रातों रात लाइट लग गई जी, और उन लोगों ने नित्य 20,000 25,000 दिए बनाकर अगले 10 दिनों में हमें 2.5 लाख दिए उपलब्ध करा दिए। वाह वाह ये उनका चमत्कार था। आज वो गांव बदल चुका है। वाह वाह, आज वहाँ इलेक्ट्रिक चाक लगे हुए हैं, आज हाँ। वहाँ टेरेकोटा का काम भी हो रहा है, हाँ। आज वहाँ समृद्धि आ चुकी है। वो भगवान की कृपा से और इस महोत्सव की कृपा से आज चीजें बदल चुकी जी। हैं। अब तो महोत्सव का रूप बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल। अभी तो बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे मंदिर का प्रांगण तैयार हो जाएगा, और भरत कुंड को भी हमने इसके साथ जोड़ा, उस समय प्रयास किया था, अब वो जुड़ने लगा है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो रामायण से जुड़ी हुई या राम से जुड़ी हुई जो अनेक स्थान हैं जी, उनको जोड़ने का एक सर्किट बनाया था उस समय, अब वो भी लोकप्रिय होने लगा है। जी। अभी मुझे कल ही पता चला कि अब रामकोट की नित्य परिक्रमा भी प्रारंभ हो गई है, उसको करने के लिए बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जी, तो काम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, उनका आशीर्वाद है बिल्कुल। और लोगों का सहयोग है। शासन की सहयोग से ये सब काम शुरू हुआ। आज एक लोकोत्सव के रूप में ये आपके सामने आ गया। जी, बिल्कुल सही। दीक्षित साहब, आपने अभी जिक्र किया भारत कुंड महोत्सव का, तो इस महोत्सव को आयोजित करने का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये विचार आया ये आपको? विचार तो मूल में था हमारे। जी, भरत कुंड वो स्थान है जहाँ पर मान्यता है कि जब भगवान वन की तरफ गए तो पूरी अयोध्या उनके साथ गई जी, और कोई उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं था, और भगवान को निर्देश अकेले जाने का था। उनके मन में यह संकल्प था, तो उन्होंने अपने आप को उससे, वहीं से वो कहते हैं कि भरत कुंड तक पहुंचकर तमसा के किनारे से वो धीरे से रात को निकल गए और लोग वहीं रह गए। जब भरत जी आए तो वहां तक गए जहां तक राम के चरण पड़े थे, और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं यहाँ से अयोध्या वापस राम को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इसलिए 14 वर्ष भरत कुंड में ही वो रहे और वहीं से अयोध्या का पूरा शासन चला। वो शिला पर सोए नहीं, वो जमीन पर सोए। वो स्थल आज भी दिखाई पड़ता है। वही मान्यता है कि भरत जी की मान्यता थी। तो मेरा उसमें आग्रह यह था कि भगवान चूंकि भरत कुंड से गए, इसलिए भरत कुंड में ही आए जी, और वहां से भरत ही उनको लेकर आए, जैसा कि पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसलिए भरत कुंड को उससे जोड़ने की बात शुरू हुई थी। फिजिकल डिस्टेंस लगभग 14-15 किलोमीटर का पड़ता है। तत्कालीन परिस्थितियां थी कि हम पहले इसको व्यवस्थित कर लेते, जो अब व्यवस्थित हो गया। अब एक यात्रा भरत कुंड से अयोध्या की प्रारंभ हो गई है। अब सिंबॉलिकली लोग यहाँ से जाते हैं और भगवान को वहाँ से लेकर आते हैं। ये यात्रा भी शुरू हो गई, इसलिए भरत कुंड भी एक अपने आप में महोत्सव का केंद्र बनने लगा। और अब एक 9 दिवसीय कार्यक्रम भरत कुंड में हर वर्ष होता है, जहाँ पर किसी न किसी थीम पर उस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और महात्मा भरत वहाँ कहते हैं लोग, तपस्वी भरत कहते हैं, वहाँ की धरती का भी आनंद लिया जाता है। इसी प्रकार एक सूरज कुंड भी है, जिसका भी महोत्सव के रूप में अब फॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है, उसका नवीनीकरण हो चुका है, वो भी जुड़ेगा। तो अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र जब जुड़ जाएंगे तो पर्यटकों को रुकने के कारण हो जाएंगे। पर्यटन रुकने से ही होता है। बिल्कुल। हम लोग नाइट्स में उसको काउंट करते हैं, कितनी नाइट्स आदमी ने डिपेंड की वहाँ स्पेंड की, तो वो धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही हैं। तो वो उस हिसाब से अगर पर्यटन की दृष्टि से भी, तीर्थाटन की दृष्टि से भी और अनेक सांस्कृतिक कारणों की दृष्टि से अयोध्या अपने आप में एक पूर्ण डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। ये हमने देखा। जी जी जी। एक प्रयास छोटा सा और किया था, शायद इसमें मैंने आपको मेंशन नहीं किया होगा जी। हमने 2018 में एक गुरुकुल की स्थापना भी की। अच्छा। वो मेरे ही प्रयासों से हुई थी और हम लोग एक छोटे से ग्रुप में हैं। आज भी मैं उस गुरुकुल की ट्रस्ट समिति का चेयरमैन हूँ जी। और वो गुरुकुल वहाँ पे चल रहा है। कारण ये था कि हम जब ये कहते थे कि आप तो कैसे प्रकार से शिक्षा मिलनी चाहिए, तो हमें करके भी दिखाना चाहिए था कि हम कैसे कहना चाह रहे हैं। जी जी। तो उस लिहाज से हमने गुरुकुल की स्थापना की। आज 170 बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ते हैं और तमाम संगठनों के सहयोग से, राष्ट्रीय सेवक संघ की, स्वयं सेवक संघ के भी आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से, कॉर्पोरेट सेक्टर के आशीर्वाद से 2.5 एकड़ के क्षेत्र में एक अच्छा गुरुकुल अब विकसित हो चुका है, जहां पर हम जो कह रहे हैं उसे करके दिखाने का प्रयास भी करते जा रहे हैं कि किस प्रकार जो साविद्या या विमुक्तये की बात है और प्लस संस्कृति निष्ठ शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा के विरोध में नहीं है, क्योंकि हम युगानुकूल शिक्षा की बात करते हैं। हम कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, हम उसे मैथ्स भी सिखा रहे हैं, लेकिन हम उसे वेद भी सिखा रहे हैं।
जी। तो हम अपने वैदिक कल्चर से युक्त शिक्षा, जो भारतीय पद्धति की शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा थी, उससे जोड़ने का एक प्रयास जो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उसके सुपरिणाम आने लगे हैं। जी। मैं यहाँ से सीधे गुरुकुल ही जाऊँगा, जी। वहाँ का जी। कार्यक्रम भी होना है। जी। और इसलिए क्योंकि हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन होना ही उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। जी जी बिल्कुल। जी। दीक्षित साहब, जिस तरह से आपने बताया है कि ये महोत्सव ने एक बहुत बड़ा आकार लिया है, जिस तरह से ये महोत्सव समृद्ध हुआ है और एक प्रतिष्ठा के रूप में देश का नाम पूरे विश्व में गया है, क्या राजस्थान कैसे जुड़ा रहा? क्योंकि आपने कहा कुम्हार वहाँ पर तैयार नहीं थे दीपक बनाने के लिए। हमारा जो राजस्थान है वो मिट्टी की कई तरह की चीज़ों को बनाता है, चाहे सिर्फ दीपक नहीं है, बहुत सारी आकृतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या राजस्थान और अयोध्या मिले आपस में इस महोत्सव के दौरान? केवल अयोध्या ही क्यों, पूरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान एक साथ रो। जी। बीकानेर को छोटी काशी कहते हैं, तो छोटी काशी और बड़ी काशी में संबंध क्यों ना हो? जी। होने जी। चाहिए। और वो सांस्कृतिक ही नहीं हो, हाँ। सांस्कृतिक भी हो, शैक्षिक भी हो, हाँ जी। और पर्यटकीय भी हो। जी। शिक्षक शैक्षणिक भ्रमण करे बगैर हम अपने आप को कभी भी पूर्ण नहीं पा सकते। मुझे लगता है कि अयोध्या यहाँ के छात्र जाएं, वे देखें और समझें। मैंने मैनेजमेंट केस स्टडी कराई थी दीपोत्सव के ऊपर, जी। क्योंकि मैनेजमेंट के बच्चे भी लगे थे, वो कह रहे थे हमारा क्या लाभ होगा। मैंने कहा भाई केस स्टडी बनाओगे, और जब वो केस स्टडी को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला तो बच्चों का कॉन्फिडेंस जागा, बिल्कुल। ये हो सकता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो भारतीय, अगर कोई बीकानेर आता है तो वो यहाँ से सीख कर जाएगा, और कोई यदि अयोध्या जाता है तो वहाँ से सीख कर आएगा कि भारतीय कल्चर में जो भारतीय संस्कृति की जो विविधताएं हैं, वैविध्य है, वो उसकी शक्ति है, कमजोरी नहीं है। ये समझ में नहीं आता है जब तक हम जड़ों से जुड़े हैं। बिल्कुल। हम ऊपर देखते हैं, विश्व की दृष्टि ऊपर की तरफ है। हम कहते हैं, हमारे सांस्कृतिक विचार ये कहता है कि आप जमीन से 1 मीटर नीचे उतर जाओ, फिर आप बताओ किसमें क्या भेद है। सभी जड़ें एक सी हैं, तो जड़ें एक हैं, ये भारतीय शक्ति है। ऊपर जाकर आप पल्लवित कैसे होते हैं, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर मार्ग से आप वहीं तक पहुंच जाते हो। वो शक्ति हम में है, लेकिन वो अनुभूत नहीं होती है जब तक हम एक दूसरे से जाकर मिलते नहीं हैं, शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं, उनकी वैधता को नहीं जानते। अदरवाइज हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, वो ऐसे क्यों बोलता है, आप जाकर देखो ना क्यों बोलता है। बिल्कुल। फिर आप हो सकता है लौट के आओ, आप भी वही बोल रहे हो, क्योंकि आपको उसकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा, उसके बोलने का, उसके लगने का, उसके सजने का, उसके संवरने का, उसकी संस्कृति का, उसकी लोक भाषा का। इस सबके आनंद अलग है, जी। बगैर जाए बहुत मुश्किल है उसको अनुभूत करना। जी जी बिल्कुल। जी। लोक में राम जो कार्यक्रम है, ये कैसे हमारे समाज को एक साझा सांस्कृतिक पहचान देता है, इस पर आपके क्या विचार हैं? जब मैं अयोध्या में उस दायित्व में था, कुलपति के दायित्व में था, जी। तो एक आग्रह हम लोगों के मन में रहता था कि किसके राम। मैंने थोड़ा सर्वे कराया, मेरे साथ अच्छे शोधार्थी जुड़े हुए थे। एक डॉक्टर सर्वेश सिंह नाम के विद्यार्थी जो अयोध्या पे ही काम कर रहे थे। जी। हम लोगों को संकेत मिला कि यहाँ पर विशिष्ट किस्म के मंदिर भी हैं। तो धीरे धीरे खोज की, तो 62 मंदिर ऐसे मिले जो विभिन्न जातियों के मंदिर थे। इतने अधिक जाति मंदिर शायद किसी भी शहर में आपको नहीं मिलेंगे, जो अयोध्या में हमें मिल गए। उनके लोकेशंस मिल गए, उनके ट्रेसेस मिल गए। 25 से 26 अभी भी चल रहे हैं, बाकी भग्नावशेष में मिले, लेकिन मिले, उनके संदर्भ में मिले। जी। तो मन में ये बात आया कि इन मंदिरों में क्या होता होगा। मंदिरों में गए तो पता चला कि जिस जाति का मंदिर है, पुजारी भी उसी जाति का है, भगवान भी वही है जी। लेकिन वो अपनी दृष्टि से उन भगवान को पूजते हैं। जी जी। तो अपने अपने राम सबके थे। तो लोक में जो राम आए तो वो लोक का स्वरूप बन गए। लोगों ने अपनी धारणा से, अपनी दृष्टि से भगवान को पूजना शुरू किया। तो इस विविधता को एकत्व देने के लिए ये आयोजन की संकल्पना हुई, और संस्कृति भारती ने हमें सहयोग किया। दादा भी थे, बाबा भी थे, सभी लोग ने संपर्क किया। हमारे अवनीश अवस्थी जी थे, मालिनी जी भी थी, ये सब जुड़ गए। नरेंद्र कोहली साहब उस समय सशरीर आए हमारे यहाँ, उन्होंने समय दिया। प्रभा सिन्हा जी ने भी आई, प्रतिभा सिन्हा जी भी आई, तमाम लोग ऐसे आए जिन्होंने रामत्व के ऊपर अपने अपने व्याख्यानों से लोगों को यह जागृत किया कि राम को देखने की आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है, लेकिन रामत्व वही है जो आपको वही मिलेगा, वही रस मिलेगा। इसको इसलिए वो लोक में राम का एक कार्यक्रम किया। उस समय जो हमारे मित्र और वशिष्ठ मंदिर के जो महंत जी थे, गिरीशपति त्रिपाठी जी, जो आज अयोध्या के महापौर हैं, उन्होंने भी इसी को देखते हुए कार्यक्रम प्रारंभ किया। और जो आज वो दुनिया भर में, भारत भर में करते हैं, अपने अपने राम, वो आकर सबके जगहों पर जाकर
आज शायद आज मुंबई में है, उसका कार्यक्रम चल रहा है। जी। तो इस प्रकार के कार्यक्रम से हमने ये कहा कि जो आप दृष्टि को बदलते हैं उससे राम नहीं बदलते, वो कोण वही है, वहीं पहुंच जाएंगे, किसी भी दृष्टि से देखें। इस पर यह प्रकल्प चलना शुरू हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि अपने अपने राम के माध्यम से गिरीश जी आज भी पूरे देश में इस प्रकल्प को चला रहे हैं। जी जी जी। दीक्षित साहब, आपने बातचीत के दौरान ये इस बात की ओर हमारा ध्यान इंगित किया था कि 62 करोड़ लोगों ने आस्था के कुंभ में डुबकी लगाई थी और सभी पूरे विश्व का ध्यान वहाँ गया था। आपकी एक सोच थी समरसता कुंभ, इसके पीछे क्या विचार था, कैसे इसने आकार लिया? जब इसके पहले वाला कुंभ हुआ हमारा, जी जी, जो अभी हमने 2025 का जो कुंभ किया, उसके ठीक पहले जो 6 वर्ष पहले कुंभ हुआ, उस समय मैं अयोध्या में ही था। तो एक संकल्पना बनी, माननीय कृष्ण गोपाल जी के नेतृत्व में एक संकल्पना बनी कि कुंभ तो होगा, वो अपने नियत स्थान पर नियत तिथि में होगा जी। लोगों को कैसे जोड़ना है जी, और लोगों को कैसे लगे कि ये सबका कुंभ है, और जो उपेक्षित हैं, अपेक्षित हैं लेकिन अपेक्षित हैं, उन्हें भी कैसे जोड़ा जाए। तो 5 वैचारिक कुंभों की संकल्पना हुई कि 5 वैचारिक कुंभ जो हैं वो कुंभ के पहले कर लिए जाएं, 5वां वहीं करेंगे। अच्छा। तो वो 5 वैचारिक कुंभ में युवा कुंभ, नारी कुंभ, युवा कुंभ, नारी कुंभ, पर्यावरण कुंभ, समरसता कुंभ और सांस्कृतिक कुंभ। जी जी। तो सांस्कृतिक कुंभ को मुख्य सांस्कृतिक धरती पर होना था, शेष चारों कुंभों को अलग अलग स्थानों पर आयोजित करना था, जिनमें विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया गया। समरसता कुंभ का आयोजन अयोध्या को सौंपा गया और हमारे विश्वविद्यालय को सौंपा गया। जी। वो एक ऐसा अद्भुत अनुभव था समरसता कुंभ का, जिसने समाज के उन सभी वर्गों को जाकर वहां जोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं कुंभ में सब एक हो जाते थे। जी। और उस आयोजन को हमने जब 2 दिन तक किया, वो आयोजन अपने आप में अनूठा था। उसको हमने आयोजित भी उसी प्रकार से किया, हमने किसी हॉल में नहीं किया उसको, किसी स्टेज के साथ नहीं किया, उसे उसी तरह से समूह में किया। एक बड़ा सा पंडाल जहाँ हजारों लोग रात भर राम कीर्तन करते रहे, और उन सभी 62 जातियों के मंदिरों के प्रतिनिधियों को हमने यहाँ आमंत्रित किया, सभी तरह के वर्गों को आमंत्रित किया, और उससे समरसता का जो मैसेज हम दे पाए, सरकार दे पाई, कुंभ दे पाया, वो बहुत अनूठा था। उसने अयोध्या के चरित्र को भी बदल दिया। जी जी जी। दीक्षित साहब, आपने जिस तरह का ये प्रयास किया है, या भूतपूर्व प्रयास है, और वहाँ उत्तर प्रदेश अयोध्या से निकलकर अब आप बीकानेर में हैं, यहाँ के विश्वविद्यालय का आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो यहाँ का जो विद्यार्थी है, क्या प्रति विद्यार्थी को आप उस सांस्कृतिक विवेचना से जोड़ना चाहेंगे जो आपने उत्तर प्रदेश में रची? क्या यहाँ के विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहेंगे? क्या उन्हें वहाँ भेजना चाहेंगे? मैं लगातार इस प्रयास को कर रहा हूँ। मुझे 2 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया, और मैंने अनेकों लोगों को वहाँ से यहाँ बुलाकर उनके साथ इंटरेक्ट करा के, स्वाभाविक इंटरेक्शन करा के, ये भाषण नहीं, जोड़ कर लोगों को और एक दूसरे को समझने का प्रयास करवाया। जी। मैंने बीकानेर के समाज के साथ लगभग, मुझे नहीं लगता कि 100 से कम कार्यक्रम किए होंगे अब तक। मैं हर वर्ग के साथ, हर समाज के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को करता रहा, इसलिए करता रहा और यही बात कहता रहा कि एक दूसरे को जानना ही आवश्यक है, एक दूसरे से मिलना आवश्यक है, एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक है। भारत की यही परंपरा है। ये परंपरा अगर हमने बना ली, बीकानेर के पास क्या है ये किसी को नहीं पता होगा यदि यही बीकानेर इसको एक्सप्रेस नहीं करेगा तो। बिल्कुल। तो बीकानेर की धरती से हम कुछ निकाल कर दे पाए। बीकानेर आने की अनुभूति किसी को भूलती नहीं है। मैंने जानबूझकर भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद का वार्षिक आयोजन बीकानेर में कराया, जी, जो बीकानेर का सबसे बड़ा आयोजन माना गया, जिसमें करीब 1700 लोग आए पूरे भारत से, जी। और सब ये करके गए कि हमें नहीं पता था कि बीकानेर में ये सब कुछ भी है। तो ये एक छोटा सा प्रयास जब बनता है तो लोगों को आपके सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी हो जाती है और फिर उससे जुड़ा हो जाता है। उसे ये लगता है कि इससे बहुत हम अलग नहीं थे, बस जानते थे कि अलग है। वो मानना अलग है, जानकर जुड़ जाना ये स्वभाव है भारत का। जी, जी। और इसलिए बीकानेर की धरती पर मैंने बहुत लोगों को बुलाया, और आगे आने वाले, जैसे ही अभी बरसात का मौसम समाप्त होता है, ठंड शुरू होती है, हम लोग लाइन अप किए हुए हैं बहुत सारे कार्यक्रम, जिसमें कि बहुत सारे लोग अयोध्या के मेरे कारण से ये कहते हैं कि हमें बीकानेर तो दिखाओ आप कैसा है बीकानेर। अच्छा। तो मैं लाइन लगी हुई है हम लोगों के पास। मुझे लगता है कि अगले 20 कार्यक्रम हमें अक्टूबर से लेकर और फरवरी के बीच में जो हमारा पीक पीरियड होता है, हम बीकानेर की धरती पर आयोजित करेंगे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे, और इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स के साथ भी कार्यक्रम होंगे, अकादमिक कार्यक्रम भी होंगे। लेकिन मूल उद्देश्य होगा
एक दूसरे को जान जाएं, जी जी तो एक दूसरे को समझ जाएं, बहुत तो बढ़िया। फिर सांस्कृतिक रूप से भी हम जुड़ जाएंगे और भारत के प्रति समर्पित हो जाएंगे और भारत को थोड़ा बहुत और समझ पाएंगे। बीकानेर को समझे बगैर भी भारत समझना मुश्किल है। जी, इतने लंबे अनुभव में दीक्षित साहब आपने अधिकतर जो आपका समय है वो लखनऊ, अयोध्या और अब बीकानेर में आप अपना समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो तीनों जगहों में सबसे खास आपके लिए कौन सी जगह रही और इन तीनों ने ही मिलकर आपके व्यक्तित्व को किस तरीके से और निखारा, आपने क्या कुछ सीखा? मुझे लगता है किसी एक स्थान का नाम लूंगा तो अन्याय ही होगा। जी। मेरी यात्राएं 3 केंद्रों से अवश्य हुई हैं, लेकिन तीनों केंद्रों ने मिलकर मुझे पूरा भारत घुमाया है, या कहूँ दुनिया घुमाई है। जी। मैं भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिसमें नहीं गया हूँ। मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जब मिले, मुझे जब साहित्यिक कार्यक्रम भी मिले, मुझे कोई भी अवसर मिला मैं बाहर जरूर जाता था। मैं अयोध्या में रहते हुए शायद 3 वर्ष में मैंने अयोध्या में 1 वर्ष बिताया होगा, 2 वर्ष ट्रैवल किया होगा। मैं अयोध्या में ही करता रहता था, बाहर जाता रहता था, क्योंकि मेन पक्ष ये था कि सारी जगह से जो आपको मिल जाए वो निचोड़ हमारे बच्चों को भी मिल सके, हमारे लोगों को भी मिल सके, उनका भी समृद्धि हो सके, उनकी वैचारिक समृद्धि भी हो सके, उनकी शैक्षिक समृद्धि भी हो सके, सांस्कृतिक समझ भी बढ़ सके। और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम कर पाने में मैं अपनी इस जीवन में सफल हो पाया कुछ हद तक। अयोध्या में रहते हुए मुझे भारतीय शिक्षण मंडल का राष्ट्रीय दायित्व मिल गया। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, उसने मुझे भारत घुमाया। जी। फिर एनईपी आ गई, शिक्षण मंडल के साथ नीति आयोग ने समझौता कर लिया कि एनईपी के बारे में सबको बताना है, तो 200 से अधिक वर्कशॉप्स। जी। फिर मुझे कहा गया कि आप काशी प्रांत का दायित्व संभालिए। जी। तो वो 4 प्रांतों में कार्य घूमना, जी, उड़ीसा से लेकर अंडमान से लेकर कश्मीर तक हर जगह जाकर, ये जो मुझे लगता है कि शरीर ने जरूर मुझे थकाया होगा, मैंने शरीर को तोड़ा होगा, उसके साथ अन्याय किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे समृद्ध इसी सब ने किया कि मैं लगातार घूमा और घूमते घूमते लोगों को समझते समझते ही अपने आप को, अपनी दृष्टि को विकसित करने लगा कि कोई भी हमारे विरुद्ध नहीं है जब तक कि हम स्वयं के विरुद्ध नहीं खड़े हो जाएं। बहुत सही बात, बहुत सही बात। बिल्कुल। जी। और तीनों स्थानों में लखनऊ ने यूँ कह सकते हैं कि मुझे लगभग 30-35 साल संभाला और 2 बार कोशिश की लखनऊ छोड़ने की, असफल होकर वापस आ गया विदिन द ईयर। दोनों जगह पे मेरा इग्नू में सिलेक्शन हुआ, मैं 1 साल में वापस आ गया, मैं इथियोपिया गया, 1 साल में वापस आ गया, क्योंकि लखनऊ छूट नहीं रहा था, क्योंकि उसकी सहजता वो नहीं छूटती थी। जी जी जी। बीकानेर आया, वो शायद उससे भी अधिक सहज है। जी जी जी। अयोध्या गया, वो अद्भुत दुनिया है। वो एक ऐसी अद्भुत दुनिया है जहाँ पर आपको खर्चा करने के एवेन्यूज ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते खर्चा, क्योंकि वेशभूषा पे खर्चा नहीं। जी जी। हर घर में मंदिर है, इसलिए आपको अलग से मंदिरों को ढूंढना नहीं। जी जी जी। हर जगह पूजा पाठ होती रहती है। अयोध्या एक ऐसी जगह है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड मैप पे लाने का भी प्रयास हमने किया था, और ये सिद्ध किया था कि विश्व के सबसे अनूठे शहरों में से अयोध्या है, जिससे कि विश्व की सांस्कृतिक विरासत के शहर के रूप में निश्चित रूप से होना चाहिए। वो पहला प्रयास हम लोगों ने किया था, आगे के प्रयास होंगे तो ऐसा निश्चित होगा। जी जी। मेरे ख्याल से दीक्षित साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की ज़मीन ने आपको संभाला, राजस्थान की ज़मीन भी बाहें फैला के आपको अवश्य संभालेगी। जिस तरह के सांस्कृतिक उत्थान, शैक्षिक उत्थान की आपने बात की है, तो हमें लगता है कि हमारा देश वैश्विक नेतृत्व की ओर चल पड़ा है। निश्चित। हाँ, तो जितनी बातें आपने की है, अब मन तो कर रहा है कि और गूढ़ ज्ञान आपसे जाना जाए, लेकिन थोड़ा समय की पाबंदी है। चलते चलते इतना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी आपके नेतृत्व में शिक्षा के पथ पर आगे चल रहे हैं, उन्हें क्या आज के संदर्भ में आप संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश, खूब अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो और शास्त्रार्थ करो। जी 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 जी। ये आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपको किसी से संघर्ष किए बगैर जीतना आ जाएगा। ये भारत की पूंजी है। भारत ने विश्वगुरु बनने का जो स्वप्न सीखा है वो अपने ज्ञान के बल पर सीखा है, किसी तलवार के बल पर नहीं किया। भारत का विस्तार तलवार के बल पर नहीं है। जी जी। भारत की पूंजी है। बिल्कुल। उसी ज्ञान के अर्जन में अगर आप लगे रहेंगे तो नित्य नए रूप में आप भारत को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और भारत को भी आप समृद्ध कर पाएंगे। दुनिया भारत की ओर देख रही है, हमें भी अपनी ओर देखना होगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य मनोज दीक्षित साहब, आपके इस अमूल्य विचारों के लिए, अमूल्य समय के लिए जो आपने अलबेलो राजस्थान में दिया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली कल गणेश चतुर्थी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं बहुत सारी। बहुत धन्यवाद। गणेश जी आपका मार्ग और प्रशस्त करें, हमारी यही शुभकामनाएं आपके लिए। जी। और अब अलबेलो राजस्थान से आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को और अनीशा सिंह को। हाँ, ये कार्यक्रम अगर आप अभी नहीं देख पाएँ तो रात को 8 बजे पुनः प्रसारण में अवश्य देख सकते हैं। तो कल गणेश चतुर्थी है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश जी आप सभी का मार्ग भी प्रशस्त करें। अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार, धन्यवाद।